सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक उमेश वर्मा। आज हिंदी कालांश के अंतर्गत आज का विषय शीर्षक है वाक्य। बच्चों, आज हम सभी लोग मिलकर के पढ़ेंगे वाक्य। तो चलिए वाक्य की ओर चलते हैं। जैसे बच्चों, जो वाक्य होता है, शब्दों के मेल को या शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, शब्दों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, यानी वाक्य या शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो वाक्य क्या है? शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर वाक्य की ओर ध्यान देते हैं। शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, कोई शब्द है ना, उन शब्दों में कई शब्दों का मतलब होता है कई शब्द, उनके समूह को, ठीक है ना, जिनके माध्यम से कोई व्यक्ति अपने विचारों को आदान प्रदान करता है, यानी दूसरे तक पहुंचाता है और उससे प्राप्त करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य। ठीक है ना। साधारण तौर पर शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य। ठीक है, वाक्य की परिभाषा है कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। वाक्य जो है, वाक्य के दो अंग हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। ठीक है, एक उद्देश्य और एक विधेय। ठीक है, वाक्य के जो प्रकार हैं वो अर्थ के आधार पर भी है और रचना के आधार पर है। यानी वाक्य के जो प्रकार हैं दो तरह के हैं। ठीक है, एक रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। ठीक है, रचना के आधार पर जो वाक्य है वो हमें नहीं, रचना के आधार पर हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये 10th क्लास के लिए है। हमें जो पढ़ना है वो है अर्थ के आधार पर वाक्य। ठीक है, तो आपके कोर्स में है ना, कक्षा 9th के अंतर्गत जो है अर्थ के आधार पर जो वाक्य है हमें उन्हें ही पढ़ना है। चलिए वाक्य की परिभाषा। शब्दों का व्यवस्थित रूप जिसे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? वाक्य। ठीक है, एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। ठीक है, कोई भी वाक्य है, साधारण सामान्य का अर्थ होता है साधारण वाक्य, उसमें कर्ता, क्रिया, कर्म है ना, इनका उपयोग में इनका मेल रहता है। ठीक बच्चों, दूसरी परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य। ठीक है, ध्यान दीजिए, हो गया। तो दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को पद, यानी देखिए क्या होता है, ये सीधी और सरल परिभाषा यही है। देखिए बच्चों, क्या होता है, जैसे वर्ण होता है, ठीक है, वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। ठीक है, इसे मान लीजिए का, खा, गा, यानी कोई चा, टा, पा, ता, कोई भी एक वर्ण हो, ई हो, ऊ हो, ए हो, कोई भी वर्ण है वो क्या है? कोई अक्षर, अक्षर यानी वर्ण है ना। जैसे मैंने बोला वो का हो, चा हो, या पा हो, टा हो, सा हो, था हो, या ई हो, ऊ हो, ए हो, ये क्या है? यही वर्ण है और यही अक्षर है। ठीक है, तो वर्णों के मिलने से या अक्षरों के मिलने से, ठीक है, क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है ना, और शब्दों के मिलने से क्या बनता है? वाक्य। ध्यान दीजिए, शब्दों के मिलने से क्या बनता है? वाक्य, है ना। और ध्यान दीजिए, जब शब्द का प्रयोग हम वाक्य के रूप में करते हैं तो शब्द न कह कर उसे क्या बोलते हैं? पद। ठीक है, जब शब्दों का प्रयोग हम शब्द वाक्य में करते हैं, वही शब्द है ना, जब तक वो वाक्य में प्रयोग नहीं होता है, वर्णों के मेल से या अक्षरों के मेल से बना हुआ जो शब्द है, तब तक वो शब्द है। लेकिन उस शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो शब्द ना होकर के क्या हो जाता है? पद। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को, यानी दो या दो से, दो पद हो या उससे ज़्यादा पद हो। ठीक है, पद कब हम कहेंगे? जब वाक्य में प्रयोग होंगे।
तो दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं? वाक्य। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को, है ना, जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे क्या बोलेंगे? वाक्य। ठीक है, दो या दो से, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है ना, दो या दो यानी दो से ज़्यादा पद हो जब होते हैं, ठीक है, और उनके जो सार्थक, जो उनका एक अर्थ निकलता है और अर्थ कैसा निकले? पूरा पूरा अर्थ निकले। ठीक है ना, तो उन्हें क्या बोलते हैं? वाक्य। तो परिभाषा के रूप में क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, परिभाषा, दो या दो से अधिक, है ना, दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को, दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं? जिनका पूरा पूरा अर्थ निकले। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए आगे, दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? वाक्य। ठीक है, उदाहरण के लिए, ध्यान दीजिए, उदाहरण के लिए यहाँ पर जो दिया है, उदाहरण के लिए सत्य की विजय होती है, एक वाक्य है, सत्य की विजय होती है, एक वाक्य है। ठीक है, क्या? एक वाक्य, क्योंकि इसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है किंतु सत्य विजय होती है, वाक्य नहीं है, है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि आधा अधूरा है, क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकलता है ना? यदि हम वाक्य को पूर्ण रूप से कहते हैं सत्य की विजय होती है तो इसका पूर्णतः अर्थ निकलता है, लेकिन अगर यदि हम ये कहें सत्य विजय होती है तो उसका अर्थ नहीं निकलता है। इसीलिए आपकी परिभाषा के आधार पर है कि दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है उसे क्या बोलते हैं? वाक्य। चलिए ध्यान दीजिए आगे, वाक्यांश, शब्दों के ऐसे समूह जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता, उन्हें हम वाक्यांश बोलते हैं। वाक्यांश का अर्थ ही होता है वाक्य का अंश। ध्यान दीजिएगा, वाक्यांश का अर्थ होता है वाक्य का अंश, जो भाग है। ठीक है, तो शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, जैसे है ना, उदाहरण के लिए दिया गया है दरवाजे पर कोने में वृक्ष के नीचे, है ना, ये देखिए वाक्य के अंश हैं, इनका पूरा पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। इन वाक्यों का अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। अब ध्यान दीजिएगा, कर्ता और क्रिया के आधार वाक्य के भेद। ठीक है, इन्हीं को हम उद्देश्य, मतलब इन्हीं के घटक बोलते हैं, इन्हीं को हम अंग भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, अंग भी बोलते हैं और घटक भी। तो कर्ता और क्रिया के आधार पर, है ना, वाक्य के दो घटक हैं, दो अंग हैं, एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। ठीक है, तो वाक्य के दो घटक है, ध्यान दीजिएगा, वाक्य के दो घटक हैं। ठीक है, वाक्य के दो घटक हैं अर्थात दो अंग हैं, वो है उद्देश्य और विधेय। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, कि जिस
जिसके बारे में बात की जाए वह उसे उद्देश्य कहते हैं, और जो बात कही जाए उसे विधेय कहते हैं। ध्यान दीजिए, उदाहरण के लिए जैसे लिखा हुआ है, मोहन प्रयाग में रहता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जिसके बारे में बात की जाए, ठीक है, जिसके बारे में बात की जा रही है, बात किसके बारे में कही जा रही है? मोहन के बारे में कही जा रही है। ठीक है ना, जिसके बारे में बात कही जाए उसे हम क्या बोलेंगे? उद्देश्य। ठीक है, तो यहाँ पर मोहन है ना, मोहन के बारे में बात की जा रही, तो मोहन क्या उद्देश्य है? प्रयाग में रहता है, जो बात, ध्यान दीजिए, जो बात की जाए, है ना, यानी प्रयाग में रहता, क्या ये विधेय हो गया? ठीक है, ये क्या हो गया? विधेय। ठीक है, ये क्या हो गया? मोहन उद्देश्य। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मोहन, और विधेय क्या है? प्रयाग में रहता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कर्ता और क्रिया के आधार मतलब कह सकते हैं वो वाक्य के दो अंग हैं, दो घटक हैं, एक उद्देश्य है और एक विधि है। ठीक है, ये क्या है? वाक्य के अंग या घटक। ठीक है, वाक्य के अंग कहिए या घटक कहिए। ठीक है, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में बात कही जाए। ठीक है, जो बात कही जाए वो क्या होता है? विधेय। मोहन प्रयाग में रहता है, मोहन के बारे में बात कही जा रही, तो मोहन क्या? वो उद्देश्य हो गया। ठीक है, और प्रयाग में रहता है, ये क्या हो गया? विधेय। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इस तरह यहाँ पर आगे ध्यान दीजिएगा, वाक्य के जो प्रकार हैं, वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। मैंने पहले ही बताया था कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य है वह आपको पढ़ना है, आपके कोर्स में है। ठीक है, और रचना के आधार पर जो वाक्य है वो आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग रचना के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अर्थ के आधार पर वाक्य, ये जो बच्चों अर्थ के आधार पर जो वाक्य है, इन्हीं वाक्यों को हमें आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर तो 3 होते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। रचना के आधार पर थोड़ा सुन लीजिए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर मुख्य 3 होती हैं। मुख्य रूप से कितने होते हैं? 3 होती हैं। रचना के आधार पर रचना के आधार पर मुख्य 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं, अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो कितने होते हैं? 8। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8। ध्यान दीजिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8। ठीक है, तो हमें रचना के आधार पर नहीं बल्कि अर्थ के आधार पर पढ़ना है। ठीक है, रचना के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर 8। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक, रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ना है, और अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। ठीक है, रचना के मतलब अर्थ के आधार वाक्य कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। ठीक है, 8 प्रकार के। तो ध्यान दीजिए, नंबर 1 है विधानवाचक वाक्य। ठीक है, अर्थ के आधार पर जो वाक्य है वो क्या है? विधानवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, तीसरा क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, चौथा विस्मयादिबोधक वाक्य। पांचवा आज्ञावाचक वाक्य। छठा संकेतवाचक वाक्य, और सातवां है छठा इच्छावाचक वाक्य और सातवां संकेतवाचक वाक्य। 8वां क्या हो गया? संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, ध्यान दीजिए, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक। ठीक है, ये हैं अर्थ के आधार पर वाक्य। ठीक है, हम इनको क्रम भी बदल सकते हैं। जरूरी नहीं कि जिस क्रम में आप देख रहे हैं उसी क्रम में हम लिखें। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर जिस आपको याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए विधानवाचक। ठीक है, पहला कौन सा हो गया? विधानवाचक। दूसरा कौन सा हो गया? निषेधवाचक।
ठीक है, क्रम में भी लिखा हुआ, पहला विधानवाचक और दूसरा निषेधवाचक। ठीक है, फिर क्या रख लीजिए अब आज्ञावाचक। आज्ञावाचक हो गया, आगे बाद क्या आता है, ई आता है। तो आज्ञावाचक के बाद क्या लिख लीजिए, इच्छावाचक। ठीक है, विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए सा से संकेतवाचक भी है। ठीक है, ध्यान दीजिए हमने क्या कहा, पहले विधानवाचक, ठीक है, विधानवाचक वाक्य हो गया। ठीक है, फिर निषेधवाचक हो गया, इस तरह हो गया। फिर क्या हो गया, आज्ञावाचक, इच्छावाचक। तो ध्यान दीजिए इस तरह से क्या होता है, हम क्रम में भी रख सकते हैं। मैं मान लीजिए पहले को मैंने रख लिया, ठीक है, विधानवाचक। ठीक है, दूसरा रख लिया हमने, क्या रख लिया, निषेधवाचक। तीसरे को हम रख लेते हैं, क्या हो गया, आज्ञावाचक। अब आ के बाद ई आता है, तो चौथे क्रम में हमने रख लिया इच्छावाचक। ठीक है, फिर मान लीजिए संकेत, सा से संकेतवाचक, ये पांचवें क्रम में रख लिया। ठीक है, सा से संदेहवाचक छठवें क्रम में लिखी है। ठीक है, और बचा है आपका विस्मयादिबोधक। ठीक है, विस्मयादिबोधक रख लीजिए आप सातवें क्रम में। ठीक है, और आठवीं में रख लीजिए प्रश्नवाचक। इस तरह क्रम में आप रखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा, मतलब ताकि आपको भूले ना। विधानवाचक, निषेधवाचक, ठीक है, फिर आज्ञावाचक, फिर इच्छावाचक। ठीक है, ध्यान दीजिए आज्ञावाचक और